Welcome to my channel Studies. Friends, we are going to study today's second part of the physics chapter 4 physical world. प्रीवियस वीडियोज में हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि व्हाट इज साइंस और सेकंड था व्हाट इज फिजिक्स। और फिजिक्स का जो पिलर होता है यानी किस पे बेस्ड होता है वो होता है यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन पे, जो कि हम आगे चल के एग्जाम्पल लेकर समझाएंगे कि एक्चुअली यूनिफिकेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। आज हम लोग की जो पढ़ने की टर्म्स हैं वो है स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि फिजिक्स में स्कोप एंड एक्साइटमेंट क्या है। तो सबसे पहले ये हमें समझने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्कोप। जब भी हम अपना करियर सिलेक्शन शुरू करते हैं, क्लास 8 तक तो हमें एक कॉमन सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जो एवरी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही 9th में आते हैं वी हैव मनी ऑप्शंस टू सेलेक्ट सब्जेक्ट्स व्हाट एवर वी लाइक। जो भी हम सब्जेक्ट लाइक करते हैं वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम अपने अकॉर्डिंग अपने चॉइस या अपने पसंद का सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं। तो सिलेक्ट करने में तीन चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती है। जो इंटेलेक्चुअल पर्सन्स हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि आखिर इस समय स्कोप किसका अधिक चल रहा है। सपोज दैट इफ यू आर गोइंग टू डू बीटेक और पॉलिटेक्निक, तो आपको वहाँ पर ट्रेड सिलेक्शन करने में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि आखिर हम कौन सा ट्रेड सेलेक्ट करें सो दैट वी कैन गेट जॉब इजली, हम इजली जॉब को गेट कर सकें। ठीक उसी तरीके से कि अगर हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो हमारे पास क्या क्या स्कोप्स हैं, यानी क्या स्कोप्स हैं जिसमें हम इन्वॉल्व हो सकते हैं और इसमें एक्साइटमेंट क्या है। एक्चुअली बहुत से स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको फिजिक्स में एक्साइटमेंट आता है, वो फिजिक्स लगाने में उनको बहुत मज़ा आता है। उनकी जो सोच होती है वो तरह तरह के डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं या खोजते रहते हैं कि हम उन्हें सॉल्व करें। कुछ लोग होते हैं जो फिजिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं और उनका भी एक अलग चॉइस होती है। तो आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली फिजिक्स में स्कोप क्या है एंड एक्साइटमेंट क्या है। इफ यू want to know the scope in physics, you should know the domain of physics. Broadly जो फिजिक्स है दो डोमेन में क्लासिफाइड किया जा सकता है। पहला जो डोमेन है वो आपका होता है माइक्रोस्कोपिक। पहला डोमेन आपका जो है वो है माइक्रोस्कोपिक, MACROSCOPIC। ये जो माइक्रो है, यहाँ पर आपको ये ध्यान देने वाली बात है, एक होता है माइक्रो जबकि ये छोटे चीज़ों के लिए यूज किया जाता है और ये माइक्रो बड़ी चीज़ों के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक दो हमारे पास डोमेन है जिसमें हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं इफ वी आर इंटरेस्टेड इन एनी फील्ड ऑफ द डोमेन। तो यहाँ पर माइक्रो का मतलब if we study about large things, large bodies, large size of bodies, तो उस केस में इसमें जो जो चीज़ें आती हैं वो आपका पहला जो पॉइंट है वो आता है लेबोरेटरी। लेबोरेटरी आता है माइक्रोस्कोपिक में। जो दूसरी पॉइंट आती है वो आपका होता है टेरेस्ट्रियल फिनोमेना। टेरेस्ट्रियल फिनोमेना तीसरा जो होता है वो आपका होता है एस्ट्रोनॉमिकल। एस्ट्रोनॉमिकल ये तीन माइक्रोस्कोपिंग में आते हैं, यानी ये तीन हमारे जो डिपार्टमेंट है इनमें हमें जॉब या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि हम इसमें कुछ कर सकते हैं। ये आपका पहला देख रहे हैं लेबोरेटरी है, दूसरा जो है टेरेस्ट्रियल है, तीसरा है एस्ट्रोनॉमी। तो जहाँ तक लेबोरेटरी की बात है, यू ऑल नो कि जब हम लेबोरेटरी में जाते हैं तो एक्सपेरिमेंट वगैरह जो भी करना होता है उसके लिए अपॉर्चुनिटी होती है, वो माइक्रोस्कोपिक डोमेन में आता है।
दूसरा आपका टेरेस्ट्रियल है। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है कि जो जमीन पे चीजें हैं उनके विषय में स्टडी करना। टेरेस्ट्रियल मतलब जो जमीन या जमीन के आसपास की चीजें हैं उनकी स्टडी करना टेरेस्ट्रियल में आता है। और एस्ट्रोनॉमियल जो है ये जमीन पे नहीं बल्कि स्पेस में जो चीजें हैं जैसे गैलेक्सी वगैरह हो गए, स्टार्स, मून, सन्स, ये सब चीजें हो गए, उनके विषय में स्टडी करने की अगर बात आती है तो हम उसे बोलते हैं एस्ट्रोनॉमियल। तो एस्ट्रोनॉमियल, टेरेस्ट्रियल एंड लेबोरेटरी ये जो आते हैं ये माइक्रोस्कोपिक डोमेन में आते हैं, यानी इन फील्ड में हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो यहाँ पे जो अगर हम बात करें माइक्रोस्कोपिक की तो इसे एक्चुअली फिजिक्स कैन आल्सो बी डिवाइडेड इन टू पार्ट। द फर्स्ट इज क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल, एंड सेकंड इज मॉडर्न फिजिक्स। तो जो क्लासिकल फिजिक्स होता है वो माइक्रोस्कोपिक डोमेन को डील्स करता है, कवर करता है। वो किस तरीके से, क्लासिकल फिजिक्स में जो पहली पॉइंट आती है वो आती है मैकेनिकल। तो जब हम मैकेनिकल की बात करते हैं इसका मतलब यह है कि यहाँ पे मैकेनिक्स यानी तकनीक का प्रयोग करेंगे कोई भी एक डिवाइस को बनाने के लिए। जैसा कि हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे थे कि जो हमारा टेक्निक होती है, मैकेनिक्स किस तरीके से काम करती है। जब आप देखे होंगे कि जब स्टीम इंजन बनाया गया था वो ट्रेन का, रेल का, तो उसमें आप ये देखे होंगे कि किस तरीके से भाप को निकाल कर, यू नो दैट जो वार्म स्टीम होता है उसमें अधिक पावर होती है, तो लीवर को किस तरीके से अप डाउन कर रहा था जिसकी वजह से ट्रेन मोशन में आ जाती थी। तो मैकेनिक्स का मतलब यहाँ पर है कि जो कोई भी हम मशीन का प्रयोग करते हैं किसी चीज को इजी एंड एफिशिएंसी उसका इम्प्रूव करने के लिए जो हम यूज करते हैं वो मैकेनिक्स में आता है। तो आपके जो मैकेनिक्स क्षेत्र है, फील्ड्स में, उसमें बहुत सी चीजें आ जाती हैं। जैसे मान लीजिए स्टीम इंजन हो गया, जेट विमान हो गया, एरोप्लेन हो गया, ये सब मैकेनिक्स में आते हैं। तो वो किस तरीके से काम करते हैं, हवा उन्हें कितना चाहिए, उनकी वेट कितनी है, कितना वेट रहेगा तो वो बायोन्सी फार्मूला को फॉलो करेंगे और किस तरीके से वो हवा को काटते हुए ऊपर जाएंगे, उनकी बैलेंसिंग होने की कितनी अमाउंट हवा को कवर करने की जरूरत है, ये जब जो चीजें हैं सब मैकेनिक्स में आते हैं। मैकेनिक्स में ये सब भी चीजें आती हैं कि जब हम कोई इंजन बनाते हैं तो उसमें जो हमारा टायर्स एंड ट्यूब्स वगैरह होते हैं उसमें हम हवा भरते हैं। तो हवा क्यों भरते हैं, यहाँ पर भी एक मैकेनिक्स है कि अगर हवा ना भरा जाए तो फिर उस चक्के के बीच और अर्थ के बीच में लगने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो अधिक हो जाएगा, जिसकी वजह से स्पीड एंड एफिशिएंसी ऑफ द इंजन में बी रिड्यूस। तो ये सब मैकेनिक्स होते हैं जो क्लासिकल फिजिक्स में आते हैं। और जो क्लासिकल फिजिक्स होता है एक्चुअली वो माइक्रोस्कोपिक डोमेन को कवर करता है। सेकंड जो हमारा है वो है आपका मैकेनिक्स के बाद आप देखेंगे कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स। आपने देखा कि अगर हम केवल 2 दिनों के लिए पूरे संसार से लाइट को बंद कर दें तो क्या हाल होगा, आप अंदाजा ये लगा सकते हैं। जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं एंड मैग्नेटिक की बात करते हैं तो मैग्नेटिक की बात तब आती है जब इलेक्ट्रिक डायनामिक में हो। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जब भी हम इस फील्ड में घुसते हैं या हमें चांस मिलता है एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड तो ये भी एक आपके स्कोप है, अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें काम कर सकते हैं और कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोडायनामिक्स की बात हो रही है एक्चुअली क्योंकि जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स 2 होते हैं। स्टैटिक्स में केवल इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फील होता है और जबकि जब वही चार्ज पार्टिकल मोशन में होते हैं तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों अफेक्ट में आते हैं, क्रिएट होते हैं। तो इलेक्ट्रिक के लिए तो आप जानते हैं कि इसमें जो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस रोल था चार्ज पार्टिकल का जो मोशन में था
वो एम्पियर का था, और जब उससे क्रिएट होने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड था उसमें जो रोल था वो फैराडे का था। इन दोनों को कंबाइन करके मैक्सवेल ने यूनिफिकेशन रूल को मजबूत किया और एक ऐसा इक्वेशन बनाया जिसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों को सेटिस्फाइड किया जा सकता था। तो इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स इज आल्सो रिलेटेड टू द क्लासिकल फिजिक्स व्हिच डील्स विथ माइक्रोस्कोपिक डोमेन। तीसरी जो हमारी फील्ड आती है वो आपकी है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स भी एक एरिया है जिसमें हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एक्चुअली whenever if we talk about optics, it means we are talking about light। किस तरीके से लाइट रिफ्लेक्ट होता है, किस तरीके से रिफ्रैक्ट होता है। माइक्रोस्कोप की जो चीजें होती हैं, आपको पता है कि ये जो चीजें हैं हमें एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी से सेलेस्टियल बॉडीज एंड टेरेस्ट्रियल बॉडीज को डिस्कवरीज करने में, या जो हम अपने नंगे आंखों से नहीं देख पाते हैं उनको हम माइक्रोस्कोप से लेबोरेटरी में आसानी से देख पाते हैं। एंड इट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑप्टिक्स। जो ऑप्टिक्स है ये भी आपका क्लासिकल फिजिक्स में आता है, और क्लासिकल फिजिक्स जो होता है वो आपका माइक्रोस्कोपिक में ही आता है। इसका मतलब कि यू हैव अ चांस टू इंक्लूड इन ऑप्टिक्स। ओके, जब आप ऑप्टिक्स की बात करते हैं तो लाइट के फील्ड में भी आप जा सकते हैं। मतलब यहाँ पर यह है कि आप यहाँ पर आपका एक चांस है, यू कैन गेट इन। चौथा पॉइंट जो क्लासिकल फिजिक्स में आपके पास स्कोप है वो आपका है थर्मोडायनामिक्स। व्हाट इज योर मीनिंग ऑफ थर्मोडायनामिक्स? यहाँ पर डायनामिक्स वर्ड तो यूज हुआ है, बट वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट एनी मोशन ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्ट्स। हम कोई भी मोशन से रिलेटेड कोई ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्ट की बात नहीं करने जा रहे हैं। थर्मोडायनामिक्स मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट हीट एनर्जी। यू कैन से इन द सेकेंड वे हीट एनर्जी। इसमें जो हमारा होता है, आपको पता है कि जो हीट एनर्जी है इसका भी स्टडी की जाती है किस तरीके से। जैसे कि हमें ठंडी के दिनों में हमें ठंड क्यों लगती है, गर्मी के दिनों में हमें गर्मी महसूस क्यों होती है। इसके साथ साथ थर्मोडायनामिक जो हीट है उससे हम किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसमें न्यूक्लियर जो होते हैं, न्यूक्लियर पावर, वो आपका थर्मोडायनामिक्स में आते हैं। हीट करने के बाद उस हीट का हम यूज कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी को क्रिएट करने में, एनर्जी को क्रिएट करने में, और उस एनर्जी का हम प्रयोग करते हैं किसी एक दूसरे फील्ड में। तो यहाँ पर थर्मोडायनामिक्स मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ ब्रांच ऑफ फील्ड रिलेटेड टू द क्लासिकल फिजिक्स which deals with microscopic domain। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो माइक्रोस्कोपिक डोमेन है ये आपका मैकेनिकल्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनामिक्स को डील करता है। यानी यहाँ पर हमारे पास चांसेस हैं वी कैन गेट सक्सेस इन दैट एरियाज। सेकेंड जो बात मैं कर रहा था वो मैं बात कर रहा था माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक मीन्स आप जैसा कि मैंने बताया कि ये जो माइक्रो है, माइक्रो का मतलब ही होता है बहुत छोटे लेवल की बात। तो जब भी हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स, एटॉम्स, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की जब भी स्टडी होती है, आपको जैसा कि पता है कि जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारे मॉडल्स पढ़ने को मिलते हैं। तो ये मॉडल्स ऐसे ही संभव नहीं हुआ, बहुत लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूशन किया, रिसर्च किया, एफर्ट किया, वेरीफाई एंड रिफ्यूट किया, तब जाके हम लोग आज यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। यानी हर समय नया कुछ न कुछ होता रहता है, नई न्यू इम्प्रूवमेंट आती रहती है।
इसी वजह से जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो इम्प्रूवमेंट में आता रहा है। तो जहाँ तक माइक्रोस्कोपिक डोमेन की बात है तो इसमें आपके जो चांसेस होते हैं वो इसी फील्ड में मिल सकते हैं कि आप जा सकते हैं मॉलिक्यूलर रिसर्च में, एटॉमिक रिसर्च, न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स एंड छोटी जितनी भी चीज़ें होती हैं उनमें आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये था आपका स्कोप। अब स्कोप के बाद फिजिक्स में एक्साइटमेंट क्या है, इसका मतलब यह है कैन यू गेट एंजॉय while studying physics, can you enjoy while using physics, क्या आप फिजिक्स का प्रयोग करके आपको मजा आ सकता है। इसमें दो तरीके के लोग होते हैं, मोस्टली होने के लिए दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन ऑब्जर्वेशन में पता चला कि यहाँ पर दो प्रकार के ऐसे लोग होते हैं जिन्हें मजा आता है फिजिक्स के लॉज को इम्प्लीमेंट करने में, और दूसरा ये है कि उन्हें चैलेंज करने में। सपोज दैट हमारे पास एक फिजिकल लॉ है, लॉ ऑफ फिजिक्स, एक कोई लॉ ऑफ फिजिक्स हम अप्लाई करने जा रहे हैं और इसका हम यूज करने जा रहे हैं किसी चीज को, नए चीज को एक्सप्लेन करने में। सपोज दैट अगर हम आपसे बात करें कि ये जो दिन और रात है ये प्रैक्टिकली ह्यूमन लैंग्वेज है, दिन और रात नहीं होते, बल्कि ये जो अर्थ घूमती है, अर्थ घूमने की वजह से यहाँ पर हमें लाइट जहाँ नहीं मिल पाता वो रात होती है और जहाँ लाइट मिलता है वहाँ पे दिन होता है। तो एक स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कर सकता है कि क्या दिन और रात जो होती है ये पृथ्वी की घूमने की वजह से होती है, जबकि न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ था वो ये था कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए तो वो चीज उसी पे होती है जिस पे वो है, यानी मोशन में है तो मोशन में और रेस्ट में है तो रेस्ट में। तो आखिर में ये जो अर्थ है, चलिए हम मान लेते हैं कि मोशन में है, गति कर रही है, मोमेंट में है, लेकिन वो कैसे आई, कैसे मोमेंट में है, तब हम उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली ये जो है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन है, यानी जो सूर्य का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ को अट्रैक्ट करने का कोशिश कर रहा है। ठीक उसी तरीके से चंद्रमा जो है, मून जो है, वो भी अर्थ का मूवमेंट करती है, मूवमेंट में आती है, मोशन में आती है। तो इसका मतलब कि अर्थ जो है वो मून को अट्रैक्ट कर रहा है, यानी हर एक बड़ा बॉडीज किसी छोटे बॉडीज को अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब ग्रेविटेशनल जो है हम यूनिवर्सली कहीं भी लगा सकते हैं। ये एक्सप्लेन करने के लिए कि ये रीजन है कि इसलिए ऐसा हो रहा है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक एग्जिस्टेंस लॉ को यूज किया किसी एक नेचुरल फिनोमेना को एक्सप्लेन करने में, डिटेल करने में, या फिर उसके सेक्रेट को अनलॉक करने में यूज कुछ लोग करते हैं और इसमें वो फन लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इमेजिनेटिव एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो एक उनके माइंड में आया, वो कल्पना की है, इमेजिनेटिव एक्सपेरिमेंट की है, इसके बाद फिर जो हमारा एग्जिस्टेंस लॉ है उसको वहां पर अप्लाई करके वो उसे वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये लॉ वास्तव में एक्चुअली वेरीफाई हो रहा है या रिफ्यूट हो रहा है या डिनाइड हो रहा है। तभी तो जो हमारा जो डुअल नेचर ऑफ लाइट है वो कैसे आया। न्यूटन जो लाइट के कैरेक्टर्स के विषय में बात कर रहे थे, वो बात कर रहे थे कि ये कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स है और इससे बहुत सी चीजें प्रूफ हो चुकी और आज भी उसका यूज होता है। लेकिन हाइगेंस ने कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई जो न्यूटन्स के थ्योरी पे सॉल्व नहीं हो पा रही थी, उनका जो कॉन्सेप्ट था लाइट का उनका उस पर नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि नो, लाइट इज नॉट अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स बट इट इज अ वेव, एक तरंग है। और उस पर उन्होंने बहुत कुछ प्रूफ करने की कोशिश की और की।
इसीलिए लाइट को डुअल नेचर कहा जाता है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ लोग होते हैं जो इमेजिनेटिव होते हैं, न्यू एक्सपेरिमेंट करते हैं और एग्जिस्ट लॉ को उस पर अप्लाई करके वेरीफाई या रिफ्यूट करने की कोशिश करते हैं। इसमें उनको मजा आता है। तो इस तरीके से ये जो हमारा टॉपिक था वो था स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स इन क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर 1 फिजिकल वर्ड का। और यहाँ पर तीन टर्म्स तीन वर्ड्स जो हैं यूज किए जाते हैं, हम छोटे में बता देते हैं एक शॉर्टकट तरीके से कि जो तीन वर्ड्स होते हैं वो ये होते हैं हाइपोथेसिस, एक्सियम्स एंड मॉडल्स। तो हाइपोथेसिस की बात हम तब करते हैं कि विदाउट प्रूफिंग, विदाउट एज्यूमिंग हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये ट्रूथ है। जैसा कि मैंने कहा कि हम इस सन पे नहीं जा सकते, सन का ग्रेविटेशन मेजरमेंट नहीं कर सकते, लेकिन हमें पता है कि अर्थ एंड मून पे हम लोग जा चुके हैं और उसके ग्रेविटेशन का पता लगा चुके हैं। और हमें ये भी पता हो चुका है कि वहाँ का एक्सेलरेशन कुछ और है, यहाँ का एक्सेलरेशन कुछ और है, और ये ग्रेविटेशन की वजह से ही ऐसा मोशन में आ रहा है। तो सन भी मूवमेंट में है, तो जाहिर सी बात है कि उससे बड़ा कोई पिंड जो उसे ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट में मोशन में ला रहा है, तो एक्चुअली वो प्रूफ हुआ नहीं है, ये केवल हाइपोथेसिस है जो जाके वहां पर लॉजिकल फिट बैठता है। तो जो हाइपोथेसिस होता है वो ये कि विदाउट प्रूफिंग वी कैन एज्यूम दैट इट इज ट्रू। जहां तक एक्सियम्स की बात होती है, ये सेल्फ एविडेंट प्रूव्ड होते हैं, सेल्फ एविडेंट प्रूव्ड होते हैं और इन्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि उनका हम एक यूज करते हैं किसी और चीज को प्रूव करने में, उसे हम बोलते हैं एक्सियम। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें पता है कि जब भी हम किसी वुड फायर में अगर वाटर डालते हैं तो वो पानी बुझती है, तो कहीं भी अगर आग लगती है और उसमें पानी का मिक्सअप है तो इसका मतलब यह है कि वो आग बुझाने वाली काम करेगी। यानी यहाँ पर जो पानी है, हमें ये प्रूव करने की अब जरूरत नहीं है कि ये पानी को बुझाती है। या हम मैथ की बात करें, अगर आपसे कह दिया जाए कि आप प्रूव करो कि √3 जो है, √6 जो है एक इरेशनल नंबर है, तो √6 एक इरेशनल नंबर है। अगर आपने पहले ये आप जानते हैं कि √2 एंड √3 बोथ आर इरेशनल नंबर, तो ये आपके एक्सियम्स हो जाएंगे। अगर बिना प्रूफ किए हुए इसमें आप अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब आप कहेंगे सिंस √2 इज ए इरेशनल नंबर एंड √3 इज आल्सो अ इरेशनल नंबर, देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ विल बी इरेशनल नंबर। तो इस तरीके से ये दोनों एक्सियम्स का काम किए टू प्रूव करने में कि √6 जो है वो आपका एक इरेशनल नंबर है। मॉडल्स जो होते हैं वो मॉडल्स एक्चुअली एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो ऑब्जर्वेशन आता है उसकी एक लिस्ट तैयार होती है, यानी एक एज्यूम्शंस रिटन होता है। जैसे हम अगर स्ट्रक्चर मॉडल की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, तो उसमें हम बहुत से मॉडल पढ़ते हैं। तो वो मॉडल्स उनके द्वारा दिया गया एक व्यूज होता है जो रिटन थ्योरी होती है जिसका हम यूज करते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि हमारा जो ये सेकंड टॉपिक था, फर्स्ट वीडियोज में हमने इंट्रोडक्शन दिया था, सेकंड में हमने ये यहाँ पर पढ़ने की कोशिश की स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। और आई होप यू आर विल बी राइट नाउ टू अंडरस्टैंड, आप इसे समझ गए होंगे। इसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोज में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।